शुरुआत में हम लोग एजेंट और 05 को देखते हैं। 05 सबसे पहले एक बोतल से पानी पीती है, फिर उसके बाद एजेंट 05 से पूछता है क्या तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे ऊपर कौन टारगेट कर रहा था। 05 एजेंट से बोलती है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की। लेकिन एजेंट आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। 05 उससे बोलती है क्या तुम्हारी मेमोरी, क्या तुम्हें सब कुछ याद है। एजेंट 05 से बोलता है लगभग। फिर उसके बाद 05 एजेंट से बोलती है रिपोर्ट के मुताबिक 32 जल्दी ही मारा गया है और उन लोगों में से तुमसे ज्यादा छोटा वो था, उससे भी ज्यादा 06। और 05 ये सभी बातें सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिस बोतल को 05 ने पकड़ा होता है उसे वो दबाकर पिचका देती है। उन्होंने कहा कि वो दोनों एक साथ इस दुनिया से चल बसे। 32 और 06 वो दोनों अपने मिशन पर मरे थे। क्या ऐसा हो सकता है उनके ऊपर भी अटैक हुआ होगा जिस तरह मेरे ऊपर हुआ और वो दोनों मारे गए। एजेंट 05 की बात सुन के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। 05 एजेंट की तरफ गुस्से से बोलते हैं तुम्हारे उस रिएक्शन से क्या मतलब है, क्या तुम उन दोनों की चिंता नहीं करते हो, लेकिन वो दोनों ने तुम्हें काफी टाइम तक फॉलो किया है। एजेंट 05 से बोलता है ऐसा नहीं है। 05 आगे से गुस्सा हो जाती है और खड़ी होकर एजेंट से बोलती है अब मुझसे ये मत बोलना कि तुमने उन्हें मार दिया। एजेंट आगे से 05 का गुस्से वाला चेहरा देखकर घबरा जाता है और उससे बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद 05 एजेंट से बोलती है 01 तुम उनके बारे में कुछ तो जानते हो है ना। लेकिन एजेंट आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। 05 उससे बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी तुम्हारी तरह मरे नहीं है। और एजेंट आगे से अजीब सी शक्ल बना लेता है। 05 एजेंट की तरफ बड़ी बड़ी आंखें कर देखती है और अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोलती है वो साले क्या तुम्हें लगा कि उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो दोनों जिंदा हैं और इसीलिए तुमने उनकी नकली मौत का नाटक किया। एजेंट 05 से बोलता है वो लोग कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे जब तक उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो लोग जिंदा हैं। 05 एजेंट से बोलते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उन लोगों को पता है जब भी कोई कैंप को छोड़ता है तो वो कभी भी पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता। कैंप बदल गया है जब वो लोग वहाँ थे। जांच पड़ताल और भी ज्यादा बढ़ गई है और पनिशमेंट कई बार दी जाएगी जब वो लोग पकड़े जाएंगे। क्या तुमने उन्हें एग्जाम्पल नहीं दिया। एजेंट 05 से बोलता है अभी कैंप की वो हालत नहीं है कि वो लोग उन्हें ढूंढ सके। मैड डॉग ने 06 को मुझे मारने के लिए भेजा था क्योंकि वो मैड डॉग नहीं था। 05 एजेंट से बोलती है इसीलिए मैड डॉग तुम्हारे ऊपर जांच पड़ताल नहीं करेगा बिना ये बताए कि तुम जिंदा हो। एजेंट उससे बोलता है बिल्कुल सही। 05 फिर एजेंट से पूछती है। फिर उसके बाद 05 एजेंट से पूछती है और 32 के बारे में क्या। एजेंट उससे बोलता है उसने 06 का पीछा किया था और यहाँ पर आया और 32 अभी 06 के साथ है। 05 अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और बोलती है वो साले कमीने हमेशा वहाँ से बुरी तरीके से भागना चाहते थे और फाइनली उन्होंने कर लिया। उसके बाद 05 एजेंट से बोलती है मेरा टारगेट SW की सिंजीहे है। उसके बाद 05 वहाँ से जाने लगती है। एजेंट 05 से बोलता है क्या तुम अब करने जा रहे हो। 05 वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं वापस जा रही हूँ, मेरी लोकेशन एक अनजान ग्रुप को पता चल गई है इसीलिए मैं मिशन को पूरा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 05 वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग कैंप को देखते हैं। पागल कुत्ता यानी कि मेन विलन 05 से बोलता है तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ। 05 उससे बोलती है हाँ ये असैसिन का अनजान ग्रुप था और वो लोग मेरी लोकेशन को जानते थे। मेन विलन अपने अंदर सोचता है 05 के ऊपर अटैक किसने किया। 05 मेन विलन से बोलती है ये अजीब है, मैं ये समझ नहीं सकती उन्हें मेरे रूट का पता कैसे चला। जितना मैं जानती हूँ एक सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे रूट के बारे में पता था। मेन विलन अपने चेहरे से उठ जाता है और 05 से बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। 05 उससे बोलती है मुझे अभी तक पता नहीं है। मेन विलन 05 से बोलता है 05 शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। 05 उससे बोलती है अपना मुंह बंद रख और उससे बोलती है जो कुछ भी तुम कहने जा रहे हो लेकिन मैं इस मिशन को छोड़ रही हूँ और यहाँ तक कि इस बारे में सोचना भी मत कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। फिर उसके बाद 05 उस फोन को तोड़ देती है। मेन विलन अपने वॉकी टॉकी की तरफ देखकर बोलता है धत तेरी की। अगला सीन यूना के दादाजी के रूम का होता है। यूना के दादा बोलते हैं अब सिचुएशन कंट्रोल में है। एजेंट दादाजी से बोलता है हाँ लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसी चीजें फ्यूचर में होंगी नहीं, लेकिन अभी का खतरा चला गया है। उसके बाद यूना के दादाजी पूछते हैं क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। नॉर्मली मैं ये पूछूंगा नहीं लेकिन मैं इस बात को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी फैमिली से रिलेटेड है। एजेंट दादाजी से बोलता है इस बार डायरेक्टर सिंजीहे को टारगेट किया गया था। यूना के दादाजी हैरान होकर बोलते हैं जी है। एजेंट दादाजी से बोलता है हाँ लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यकीन है कोई डायरेक्टर सिंजीहे को रास्ते से हटाना चाहता है। यूना के दादाजी एजेंट की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूना के दादा का मैनेजर एजेंट से बोलता है तुम ये जानते हो क्योंकि तुमने दोषी को पकड़ लिया इसीलिए तुम कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर उसके बाद एजेंट मैनेजर की तरफ देखता है और उन दोनों से बोलता है जो पर्सन मिस जीहे को मारने आया था वो मेरा पुराना साथी था। एजेंट की बात सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एजेंट उन दोनों से आगे बोलता है वो एक खतरनाक खूनी और असैसिन है, ना कि कोई टारगेट को किडनैप करने वाला ना ही डराने वाला। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है अपने टारगेट को मारना और आगे बढ़ना। दादाजी परेशान होकर एजेंट से पूछते हैं और उस पर्सन के साथ क्या हुआ। एजेंट दादाजी से बोलता है उसने मिशन को छोड़ दिया और वापस चला गया लेकिन बदकिस्मती से सिंजीहे के ऊपर दोबारा अटैक हो सकता है। एजेंट की बात सुन के मैनेजर बोलता है मुझे नहीं लगता तुम ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि तुम्हारे पुराने साथी ने मिशन को छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा मिस जीहे को टारगेट करने के लिए आए और एजेंट बोलता है इस बार ये करना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। यूना के दादाजी एजेंट की बात सुन
सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एजेंट दादाजी से बोलता है वो एक बार फेल हो गए हैं, बदकिस्मती से वो लोग दोबारा और भी ज्यादा खतरे से मिस जेहे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे। उसके बाद यूना के दादाजी हल्की सी साथ छोड़कर एजेंट से बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम एक मशीनरी हो जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है यही सिर्फ चीज तुम्हारे पास्ट की नहीं है। एजेंट दादाजी से सीरियस होकर बोलता है बिल्कुल सही, मैं एक मशीनरी था कोरिया आने के 5 साल पहले। अगला सीन एजेंट की फ्लैशबैक का होता है कि एजेंट प्लेन क्रैश के बाद कैंप के अंदर कैसे पहुंचा। अगले सीन में हम लोग कुछ मशीनरी को बात करते हुए देखते हैं। एक बंदा बोलता है उन्होंने उसे तब ढूंढा जब वो लोग कुछ दिनों पहले प्लेन क्रैश वाली जगह को ढूंढ रहे थे और तभी उन लोगों को वो बेहोश अकेला सेवियर मिला, लेकिन वो लोग उसे यहाँ पर क्यों लाए और उसकी चोटों को क्यों ठीक किया। एक दूसरा बंदा बोलता है देखने से ऐसा लगता है वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि वो लोग इसे भी ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट कराएंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को बिना कुछ जाने सोचे समझे यहाँ पर खींच लिया गया है, लेकिन क्या इस तरह का बच्चा उस ट्रेनिंग को झेल पाएगा। यहाँ तक कि अनुभवी लोग भी इसे झेल नहीं सकते और मर जाते हैं। ये जगह इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रखती है। अगले सीन में हम लोग एक कैंप को देखते हैं। उसके अंदर छोटा एजेंट बेहोश पड़ा होता है। उसके थोड़ी देर बाद छोटे एजेंट को होश आ जाता है और वो बाहर कुछ लोगों की बात सुनता है। बाहर खड़ा एक बंदा बोलता है अगर तुम उठ गए हो। फिर वो बंदा एजेंट को कॉलर से पकड़कर उठा लेता है, उसे कैंप के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद एजेंट अपनी आंख खोलकर इधर उधर देखता है तो उसके पास बहुत सारे मशीनरी खड़े होते हैं। तभी एजेंट के सामने मेन विलन आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वही बंदा जिसने एजेंट को फेंका होता है वो मेन विलन से बोलता है इसका दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेन विलन बोलता है ये शायद प्लेन क्रैश के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, इसे आज से ही ट्रेनिंग के अंदर डाल दो, इसे अपने मेडिकल कॉस्ट के पैसे कमाने की जरूरत है। वो बंदा मेन विलन से बोलता है यस सर। उसके बाद मेन विलन एजेंट की तरफ देखकर उससे बोलता है तुम हमारे बिना भी वहां मर सकते हो, इसीलिए अपने शरीर का एक भी पार्ट मत खोना, अगर तुम लकी हुए तो तुम शायद इसे झेल सकते हो। उसके बाद मेन विलन वहां से चला जाता है। तभी कोई बंदा एजेंट को आवाज लगाकर बोलता है हे बच्चे, और एजेंट के सर के ऊपर पैर रखकर उसे मिट्टी में दबा देता है और उससे बोलता है अगर तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें इन सभी चीजों से गुजरने की जरूरत है, तुम आगे जाकर क्या कर सकते हो अगर तुम इसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा बंदा एजेंट से बोलता है तुम अभी छोटे हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, अगर तुम ये नहीं झेल सकते हो तो तुम मारे जाओगे। और फिर वो दोनों एजेंट की हालत पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर कोई आता है और एक बंदे के पेट पर किक मारता है और दूसरे बंदे का सर पकड़ता है और उसके मुंह पर अपना घुटना मार देता है और वो इंसान और कोई नहीं 05 होती है। और वो दोनों बंदे 05 से बोलते हैं तुम अचानक से ये सब क्या कर रहे हो। 05 उन दोनों से बोलते हैं तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो दोनों बंदे 05 से बोलते हैं क्या। 05 उन दोनों से बोलते हैं क्या ये मुझे करने के लिए कोई रीजन की जरूरत है। फिर वो दोनों लड़के 05 से डरकर वहां से भाग जाते हैं। 05 पीछे मुड़कर छोटे एजेंट की तरफ देखती है और उससे बोलते हैं खुद को तैयार करो और खड़े हो जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। एजेंट मासूम सी शक्ल बनाकर 05 की तरफ देखता है। 05 एजेंट से बोलती है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, खड़े हो जाओ। और अगले पल में फनी सी सिचुएशन बनी होती है। एजेंट चुपचाप शांति से बैठा होता है और 05 उसे गुस्से से घूर रही होती है और बोलती है क्या बकवास है, क्या तुम मुझे समझ नहीं सकते हो या फिर सुन नहीं सकते। और उसके बाद 05 एजेंट को उसकी टी शर्ट से पकड़कर एक बोरी की तरह उठा लेती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में चला आता है। एजेंट अपने फोन की तरफ देखता है तो उसके ऊपर कॉल आ रही होती है। वो कॉल लेफ्टिनेंट की होती है। एजेंट फोन को रिसीव करता है तो लेफ्टिनेंट एजेंट से बोलते हैं मैंने कम या कम सुना, आखिर हुआ क्या है। ऑफिस लेडी को टारगेट किया गया था और वो जो असैसिन ऑफिस लेडी को मारने आया था वो तुम्हारा पुराना साथी था। एजेंट बोलता है हाँ, लेकिन मैं उस असैसिन को पकड़ नहीं सकता था और ये भी पता नहीं चला कि उसे किसने भेजा था। वो लोग सेम टारगेट के लिए दोबारा असैसिन जुटाएंगे, लेकिन ये पता लगाना मुश्किल होगा कि इसके पीछे कौन है। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट एजेंट से बोलते हैं क्या तुम ठीक हो एजेंट। एजेंट उनसे बोलता है क्या, और फिर बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेफ्टिनेंट एजेंट से बोलते हैं तुम कैसे ठीक हो सकते हो, तुम्हारा एक पुराना साथी तुम्हारे करंट एम्प्लॉय को मारने के लिए आया था और तुम शायद अपने पास्ट वाले लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। कोई भी हेजिटेट मत करना अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो, समझ गए। एजेंट लेफ्टिनेंट से बोलता है यस सर। उसके बाद लेफ्टिनेंट अपना सर खुजाते हुए बोलते हैं तुम्हें इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ो, याद से मुझे सब कुछ बता देना, सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट फोन को काट देते हैं। एजेंट अपने फोन की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी दायून एजेंट को आवाज लगाकर बोलती है ओप्पा। उसके बाद एजेंट अपने सामने देखता है तो दायून शॉपिंग कर आ रही होती है। दायून एजेंट से पूछती है ओप्पा आप यहाँ पर इस तरह से आंखें बंद कर क्यों खड़े थे। उसके बाद दायून एजेंट को थोड़ा परेशान देखती है तो उससे पूछती है ओप्पा ये अजीब है, क्या आपके साथ सच में कुछ नहीं हुआ है। एजेंट दायून से बोलता है नहीं। फिर दायून अपना मुंह फुला लेती है और एजेंट से बोलती है नहीं कुछ तो हुआ है। उसके बाद दायून एजेंट को छेड़ते हुए बोलती है कि ये सब कुछ यूना यूनी की वजह से हुआ है और दायून यहाँ पर यूना को भाभी बोल रही होती है। एजेंट दायून से बोलता है नहीं। उसके बाद दायून बोलती है कि यूना भाभी निराश हो गई हैं। उसके बाद एजेंट हंसते हुए बोलता है नहीं। फिर दायून बोलती है फिर क्या हुआ है, क्या इसकी वजह ये है क्योंकि आपने गेम में रैंक अप किया है। फिर उसके बाद हम लोग 05 को देखते हैं जो दूर खड़ी एजेंट और दायून को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। 05 बोलती है उस कमीने का चेहरा तो देखो। उसके बाद 05 बोलती है क्या वो सच में इस तरह का चेहरा बना सकता है।